गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर 2 का पार्ट 9 करने वाले हैं आज हम। एंड ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको पता ही है, हमने जो फॉर्मेलिटीज़ होती है कंपनी की, इट मीन्स जो फॉर्मेशन होता है कंपनी की प्रोसीजर्स होती है, उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया था। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शंस एंड द लास्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो प्रमोशन का जो स्टेज है, इट मीन्स व्हाट आर द रोल ऑफ द प्रमोटर। प्रमोटर का मेन फंक्शंस क्या होता है? आफ्टर द गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, जो वो बिजनेस की फिजिबिलिटी चेक करता था, एंड नेम अप्रूवल, इवन मटेरियल का जो डिस्क्लोज करना, ये सारे फंक्शंस के बाद अब नेक्स्ट स्टेज आता है, वो है जो लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है टू ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेज 2 इनकॉर्पोरेशन का पार्ट देखेंगे आज, एंड देन थर्ड पार्ट भी देख लेंगे। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। फर्स्ट लेट मी क्लियर इनकॉर्पोरेशन स्टेज, रिलेवेंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले तो एक्चुअल इसकी इफेक्ट क्या होती है, वाई वी नीड द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। बिजनेस को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? तो बेसिक पहले तो हमें ये पता है कि भाई पब्लिक कंपनी है, मे बी फॉर्म्ड बाय द 7 और मोर पर्सन से वो फॉर्म्ड हो सकती है। पब्लिक कंपनी मे बी फॉर्म्ड बाय द 7 या तो मोर देन 7 पर्सन। अ प्राइवेट कंपनी मे बी फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। वेर एज हमने ये भी डिस्कस किया था, लाइक 1 पर्सन कंपनी मे बी फॉर्म्ड बाय अ पर्सन अलोन. So, by making an application to the registrar of the company in the format prescribed, in the format mentioned in the act, जो स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट से जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है टू गेटिंग टू ऑब्टेनिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये सारी प्रोसीजर्स यहाँ पे दी है। आर यू गेटिंग? ये सारी प्रोसीजर्स यहाँ पे दी है। तो हम वन बाय वन पहले तो इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सारा ये जो फॉर्मेलिटीज़ है सेकंड स्टेज में वो हम करेंगे। बट पहले तो मेन उसकी इफ़ेक्ट क्या है, इट मीन्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, रीजंस क्या है कि भाई क्यों इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए हमें। तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ से मैं पहले रीड कर रही हूँ। The certificate of incorporation is known as the birth certificate of the company. A company is said to be legally born on the date printed on this certificate. So are you getting? कंपनी का लीगल बोर्न हो रहा है जो सर्टिफिकेट incorporation. After getting the incorporation certificate, here it is considered as a separate legal entity. परपेचुअल सक्सेशन, इट मीन्स अब लीगली एक कंपनी का एग्जिस्टेंस हो गया है, उसका एक पर्टिकुलर नेम है। हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी है, कंपनी की डेफिनेशन उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, कि भाई वो एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कि आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द सर्टिफिकेट, आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रार हमें क्या कर रहा है, बिजनेसमैन को क्या देगा, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो क्या कर रहा है, तो कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देगा। कब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देगा, तो कि आफ्टर फुलफिलिंग ऑल दी रिक्वायरमेंट, अगर ठीक है तो क्या करेगा, तो कि वैन द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन आर filed with the registrar of the companies, and if the registrar is satisfied and convinced that all the statutory requirement regarding the registrations have been duly complete, then क्या करेगा, देन वो डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा, ये सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो क्या आफ्टर दिस सर्टिफिकेट हियर वी कैन से दैट when a certificate of incorporated issued to a company, then the companies acquire और getting perpetual succession, एक legal existence हो जाता है उसका। And now the members may join the company or leave, but the company continue to be the existence forever. Perpetual succession, it means members may come and go, but here जो कंपनी का existence है, it will continue to be the existence forever unless it is wind up. जब तक कंपनी खुद वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन हो गया है, आर्टिफिशियल पर्सन
और एंड उसका फॉरएवर हो गया, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती उसको हमने बोल दिया परपेचुअल सक्सेशन। आई यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे वी कैन से दैट जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो क्या है, तो कि एक बोन सर्टिफिकेट है जहाँ से लीगली कंपनी का बोन हो रहा है, एंड द सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंक्लूसिव प्रूफ उसको बोलते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं यहाँ पे, कंक्लूसिव एविडेंस। ये वी कैन से दैट यहाँ पे इफ़ अगर पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, इफ़ एनी मेंबर्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर इनटू द बाय एजेंट या तो इन बिहाफ ऑफ द कंपनी या तो कोई मेंबर्स, तो लीगल अब एग्जिस्टेंस हो गया है कंपनी का, एक लीगल प्रूफ हो गया है। देन legal existence of the company, it means wherever may be the deficiency in the formalities, once the certificate is issued, then fair company came to existence on the date mentioned in the certificate of the incorporation। जो डेट में मेंशन किया है इनकॉर्पोरेशन में वहीं से कंपनी का बोन हो गया है। हियर एक और भी एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लाइक द प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम और लाइन टू लाइन जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले मैंने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, उसकी इफेक्ट क्या है, इट मीन्स परपेचुअल सक्सेशन क्या है, एंड देन फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया दैट प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस द बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस सर्टिफिकेट। प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, वाइल अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो 2 more स्टेजेस। प्राइवेट कंपनी को और भी 2 फॉर्मेलिटीज़ करनी है, और वो 2 फॉर्मेलिटीज़ क्या है, तो कि उसको 3rd and 4th स्टेज भी करना है, विच इज़ सब्सक्रिप्शंस, कैपिटल का सब्सक्रिप्शंस करना एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? तो पहले अगर यहाँ पे हमने क्या देखा दैट विच इज़ द सेकंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सेकंड स्टेज क्या है, तो कि इनकॉर्पोरेशन। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंपनी है, to whom is the application for the incorporation of the company is submitted, to whom is the application for the incorporation of the company is submitted, किसको सबमिट करेगी, तो यहाँ पे कंपनी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अभी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है। बट फिलहाल यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है, wherein the registered office of the company is planned to be established, वहाँ पे कंपनी क्या करवाएगी, रजिस्ट्रार करवाएगी। ठीक है, एंड हु इज इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंपनी, हु इज इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंपनी, कौन इश्यू करके देगा, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। ठीक है, और विच सर्टिफिकेट इज नोन एज द बर्थ सर्टिफिकेट, यस टेल मी, which certificate is known as the birth certificate of the company, certificate of incorporation। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया भाई इनकॉर्पोरेशन का इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, सेकंड स्टेज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो कि भाई यहाँ से आफ्टर फुलफिलिंग द सेकंड स्टेज प्राइवेट कंपनी इमिडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, वाइल पब्लिक कंपनी को 3rd स्टेज जो कैपिटल सब्सक्रिप्शंस है वो फुलफिल करना है, इन द नेक्स्ट स्टेज जो कमेंसमेंट वाला है वो भी कंप्लीट करना है। ठीक है, सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंक्लूसिव एविडेंस है, एक लीगल एविडेंस है जहाँ से परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो जाता है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, अब वी कैन क्लेम ऑन द कंपनी, अब उसका लीगल बोन हो गया है। तो पहले हम उसका एक केस देख लेंगे। ठीक है, अब केस क्या है, हियर विजय लिमिटेड, देखो यहाँ पे केस नंबर 8 में यहाँ से कर रहे हो, विजय लिमिटेड द फेमस ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स फाइल्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी with the registrar of a companies on 8th March 2011. The registrar of a companies, after getting satisfied about the completion of the formalities, मैंने अभी जस्ट बोला कि when all the document required for the registrations are filed with the registrar of the company, and if the registrar is satisfied and if the registrar is convinced that all the statutory requirement of
all the formalities and then have been duly signed with the directors या तो जो मेंबर्स है उसके एंड देन फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट सारी फॉर्मेलिटीज से सेटिस्फाइड होने के बाद ही रजिस्ट्रार क्या करती है तो कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू करती है. सो यहाँ पे भी सेम ऐसा दिया है केस में that after getting satisfied about the completion of the formalities for the registration issued certificate of incorporation to the company on 12th March 2011. अप्लाई कब किया था देखो यहाँ पे 8 मार्च को. सर्टिफिकेट मिला कब तो क्या 12 मार्च 2011 को. However, the date mentioned on the certificate was 8 March. अब एविडेंस एक्सक्लूसिव एविडेंस क्या है कंक्लूसिव एविडेंस. इट मीन्स जो डेट का यहाँ पे इशू है वो बता रहा है कि भाई उसको मिला कब तो क्या 12 मार्च को. बट सर्टिफिकेट में मेंशन कौन सा किया है तो क्या 8 मार्च. द कंपनी हैड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग company had entered into the contract of buying land from X Limited on 10th March 2011. Now X Limited is not interested in selling land as the value of land has appreciated. यहाँ पे समझो देखो क्या है 8 मार्च को अप्लाई किया था रजिस्ट्रार ऑफिस को. एक्चुअली इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला कब 12 मार्च को. बट डेट कौन सी मेंशन की है 8 मार्च की. इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में डेट कौन सी मेंशन की हुई है 8 मार्च. अब कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई एक्स लिमिटेड के साथ. जो बाइंग एक लैंड का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ है कि उसको भी एक लैंड चाहिए. एंड नाउ जो एक्स कंपनी है इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग द लैंड एज द वैल्यू ऑफ लैंड हैज अप्रिसिएटेड. If refused to honor to enter into the contract, pretext of the company not being into the existence of the 10th March 2011. ऐसा उसने क्लेम किया है. As the register of the company had issued the certificate of incorporation on 12th March. अब इस केस में क्या होगा यहाँ पे जो व्यूज़ दिया है कि भाई कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं था. अब इस केस में क्या होगा फर्स्ट what would be the status of the contract signed on the 10th March. एक्चुअली जो 10th मार्च को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो लीगल है कि नहीं है, परपेचुअल उसका सक्सेशन है कि नहीं है, लीगल एग्जिस्टेंस. इट मीन्स इसको हम कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं. जो इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट है उसको हम कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं बिकॉज यहाँ से उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दिस डेट ओनली. सो हियर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड बिकॉज जो डेट यहाँ पे मेंशन की है ऑन द सर्टिफिकेट वो क्या थी 8 मार्च की. सो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. द कंपनी वॉज एग्जिस्टिंग ऑन 10th मार्च. उसका 10th मार्च को कंपनी का बोन ऑलरेडी हो चुका था. एंड देन as on the certificate of incorporation the date of incorporation of a company is 8 March. The certificate of incorporation is the conclusive evidence for the legal existence of the company. जैसे नॉर्मल सेंस में अगर कोई बच्चा बोन होता है तो जैसे हम उसका बोन सर्टिफिकेट निकलवाते हैं, बोन सर्टिफिकेट उसका चाहिए. सेम वे यहाँ पे कंपनी बोन हो रही है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है. तो जो इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन की है वहीं से एक्चुअली कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो गया. तो यहाँ से फ्रॉम दैट डेट कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली कर सकती है बिकॉज यहाँ पे कंपनी लीगली राइट से कंपनी का कंक्लूसिव एविडेंस है सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ है वो. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दैट वाई डिड एक्स कंपनी रिफ्यूज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट. इट वांटेड टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द राइजिंग प्राइसिंग. एक्चुअली यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा. रीज़न क्योंकि कंपनी का बोन हो चुका था एंड देन फिर कॉन्ट्रैक्ट किया. अब जो एक्स लिमिटेड है उसको जो मार्केट में लैंड की प्राइस बढ़ गई उसका एडवांटेजेस चाहिए एंड देन फिर वो डिक्लेयर करेगी भाई कंपनी का बोन नहीं हुआ है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो यहाँ पे ये मैटर कम्प्लीटली रॉन्ग है. सो व्हाट द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द कंपनी 8 मार्च 2011, 10th मार्च और 12th मार्च एक्चुअली बोन कब हुआ था कंपनी का, विच डेट इज मैंशन इन द
स्पेसिमेन जो भी सर्टिफिकेट होता है, कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी सर्टिफिकेट में पर्टिकुलर डेट जो भी मेंशन किए उसमें डेट जो प्रिस्क्राइब्ड होती है वही एक्चुअल बोर्न डेट होती है। आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? अब नाउ जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बेसिक हमें ये भी पता है कि जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है इज़ द सेकंड स्टेज इन द कॉरपोरेशन, जो फॉर्मेशन है कंपनी का, ये जो फॉर्मेलिटीज़ है उसमें सेकंड स्टेज है ये इनकॉर्पोरेशन का। और अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 जो अब 2013 हो गया है, उसके अकॉर्डिंगली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, नेसेसरी सारे डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, देखो अब तो जो ये फॉर्मेलिटीज़ है वो ऑनलाइन हो गई है, बट फिर भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फाइल करवाने हैं, फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो वो हम ब्रीफ में अभी देख लेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ द नेम, सब प्रमोटर ने सारी जो फॉर्मेलिटी सारे फंक्शंस करने के बाद अब प्रमोटर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में सबमिट करवाना है, जो स्टेट रजिस्ट्रार है वहाँ पे, ठीक है, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाना है, ऑल द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम, एजुकेशंस, ऑक्यूपेशंस, एज, वो सारा सबमिट करवाना है। एड्रेस जो कंपनी का है वो रजिस्टर करवाना है रजिस्ट्रार ऑफिस में। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन के लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, वे मिनिमम सब्सक्रिप्शंस कितना हुआ है, ऑथोराइज कैपिटल क्या है, ये सब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो और भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कौन कौन सा चीज़ बताया, तो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है वो हम नेक्स्ट स्टेज है, वहाँ से आपको पता चलेगा भाई ये सब्सक्रिप्शंस क्या होता है। अभी आपको याद रखना है कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, इवन नेसेसरी जो फीस पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस को, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड, जहाँ पे वो सिचुएशन जहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश होनी है उस स्टेट में उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने हैं आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल, नेम अप्रूवल, एंड देन सारी जो फर्स्ट स्टेज जो प्रमोटर का रोल है वो कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या है मेमोरेंडम, वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बट ये दो डॉक्यूमेंट एकदम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एक्चुअली इट मेक्स वेरी क्लियर दैट एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है कंपनी का, एक्सटर्नल कंपनी जो आउटसाइडर के साथ रिलेशंस रखती है एक्सटर्नल पार्टी के साथ, वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अ फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो नो company can be registered unless the memorandum of association is submitted to the registrar। यहाँ पे now you are getting idea कि भाई कितना important है memorandum of association, ठीक है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या हो गया, आपको डॉक्यूमेंट के नेम याद रखने हैं। ये फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। यहाँ पे और भी लाइक जो मेंबर्स यहाँ पे एसोसिएटेड है, जो डायरेक्टर्स यहाँ पे एसोसिएटेड है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताना है विद देयर नेम, देयर एड्रेस, ऑक्यूपेशंस, एज, वो सब मेंशन करना है, ठीक है। और लिखा है दैट से कितने सब्सक्रिप्शंस हुए। अब सब्सक्रिप्शंस क्या है, व्हाट आर द सब्सक्रिप्शंस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इट मीन्स जो थर्ड स्टेज है वहाँ पे। बट फिलहाल अगर आपको देखना है कि भाई व्हाट इज़ द सब्सक्रिप्शंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, दैट इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन फॉर द सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स that a company must receive before going ahead। लाइक कंपनी ने डिक्लेयर किया है, कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है। अभी हम चैप्टर 7 कर रहे हैं, लाइव सेशन में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। तो 7 में हमने क्या देखा कि मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिखाया था कि अगर कोई कंपनी या कोई फर्म इनिशियल लेवल पे उसको क्या चाहिए, दे नीड फंड राइज करेगी। कहाँ से फंड राइज करेगी, तो कि दो ऑप्शन है कंपनी के पास, एक तो ओनर्स फंड और दूसरा है बोरोड फंड। ओनर्स फंड इट मीन्स कंपनी यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू करेगी, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी जनरल पब्लिक से। तो जनरल पब्लिक, देखो यहाँ पे पूरा ये सारा कंसेप्ट एक ही है,
प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड, जो फर्स्ट स्टेज था उसको मैंने क्या नाम दिया था, प्रोक्योरमेंट. इट मीन्स कंपनी को इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करने के लिए कंपनी नीड फाइनेंस. और वो फाइनेंस कहाँ से लाएगी? दो सोर्सेज है कंपनी के पास, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड. ओनर्स फंड को हमने यहाँ पे बोल दिया था दैट इक्विटी शेयर इशू करेगी मार्केट में, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी. एंड बोरोड फंड इट मीन्स लोन या तो डिबेंचर होल्डर से पैसा लेगी. सो अल्टीमेटली जो जनरल पब्लिक को इनवाइट करना है, जनरल पब्लिक को इंसिस्ट करना है, एनकरेज करना है कि भाई वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करे, वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करे. तो कंपनी क्या करेगी, तो कि पहले एक लेवल बनाएगी भाई कंपनी का. इवन आपको याद है तो हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था एट दैट टाइम ऑफ द लाइव सेशन जब हम चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे थे. तो कि आफ्टर पहले हमें असेस करना है कि भाई फिक्स कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, एंड देन फिर जो रिक्वायरमेंट अमाउंट थी उसको हमने एज अ शेयर वाइज डिवाइड कर दिया था. शेयर हमने इश्यू किया था मार्केट में, और फिर वो शेयर में जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करेगी जो हमारा सब्सक्रिप्शंस होगा, जो हमारा सब्सक्रिप्शंस होगा. तो यहाँ पे जितनी एटलीस्ट जितनी अमाउंट कंपनी को चाहिए, से फॉर एग्जांपल मुझे 1 करोड़ चाहिए मार्केट में से जनरल पब्लिक से, तो एटलीस्ट उसका 90% मुझे सब्सक्रिप्शंस मिलना चाहिए. इट मीन्स जनरल पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए. उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शंस बोलते हैं, जो एक्चुअल हमारा थर्ड स्टेज है. बट फिलहाल यहाँ पे मेंशन किया है भाई इनकॉर्पोरेशन में आपको ये भी डिक्लेयर करना है कि भाई अगर आपने जनरल पब्लिक से पैसा लाए हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, या तो व्हाट आर द अलॉटमेंट, व्हाट अबाउट द अलॉटमेंट, ये क्या है. तो ये हम पार्ट 3 में देखेंगे. पार्ट 3 इट मीन्स अभी जो नेक्स्ट स्टेज है 3 उसमें देखेंगे. तो फिलहाल अभी आपको इतना याद रह गया कि इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो क्या है, तो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इंटरनल मैनेजमेंट को अफेयर्स करता है, इंटरनल मैनेजमेंट हैंडल करता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आउटसाइडर के लिए था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंपनी है. ठीक है. तो नेक्स्ट आफ्टर दिस सारे डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, उसकी एजुकेशन, डेट, एड्रेस कंपनी का मेंशन करना है. अब नेक्स्ट स्टेज है पेमेंट ऑफ द फीस. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कब होगा? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने के बाद होगा. सो अलोंग विद दिस डॉक्यूमेंट अ नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस इज ऑल्सो सबमिटेड. ठीक है. एंड देन आफ्टर फाइलिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अब क्या होगा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है रजिस्ट्रार की वो सबमिट करवानी पड़ेगी, वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. और वो जो फीस है, एक्चुअली सबको क्वेश्चन होता है कितनी फीस लेते हैं रजिस्ट्रार वाले. तो जो रजिस्ट्रार की जो फीस है वो डिपेंड करती है दैट अमाउंट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल. मेरा जो कंपनी है वो एक्चुअल कितनी वैल्यू है, उसकी ऑथोराइज कैपिटल क्या है, उस पर डिपेंड करता है. इट मीन्स साइज ऑफ द कंपनी पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बोले तो. आफ्टर वेरीफाइंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट, सब जो भी सबमिटेड किया है कंपनी ने, आफ्टर गेटिंग फीस, वैलिडिटी सब डॉक्यूमेंट्स की देख के, ऑथेंटिसिटी चेक करके, अब कंपनी क्या इश्यू करेगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस सर्टिफिकेट. एंड नाउ ऑनवर्ड्स इट कंपनी इज अ कंसिडर एज अ द सेपरेट लीगल एंटिटी. यहाँ से कंपनी बोर्न हो गई. ठीक है. अब यहाँ से हमारा थर्ड स्टेज स्टार्ट होगा, और वो कौन सा स्टेज है? थर्ड स्टेज क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शंस. क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है? सब्सक्रिप्शंस. तो पहले यहाँ पे हम करेंगे जो अभी जस्ट मैंने बोला मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, फिर हम डिटेल में जाएंगे. ये जो सब्सक्रिप्शंस का पार्ट है उसमें मैंने अभी जस्ट समझाया आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शंस. इट मीन्स से फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट में से 1 करोड़ चाहिए पैसा, या 2 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी मुझे मार्केट में से पैसा चाहिए, तो यहाँ पे इतना मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस होना चाहिए. So here we can say that to make sure that company does not have shortage of the fund, it made it compulsory that the company must receive application for some minimum number of shares. मुझे मार्केट में से 1 लाख
एग्जाम्पल है कि 1 लाख चाहिए तो एटलीस्ट 90% उसका मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मार्केट में से। रिस्पॉन्स इट मीन्स इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, एंड देन दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। समझ में आया? मिनिमम सब्सक्रिप्शंस इट मीन्स पहले हमने क्या देखा कि भाई कंपनी विदाउट फाइनेंस नहीं चलेगी, प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। 2 सोर्सेज है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड इट मीन्स इक्विटी शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना। तो कि जो ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की, उसमें कंपनी देखती है कि भाई जनरल पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है, एटलीस्ट मिनिमम उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। मुझे 1 करोड़ या 1 लाख कोई भी अमाउंट ले लो, उतनी रिक्वायरमेंट है, तो मार्केट में एटलीस्ट 90% उसकी एप्लीकेशन, जनरल पब्लिक की 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। और वो किस हिसाब से आएगी, कौन से बेस पर आएगी? तो कि यहाँ पे एक कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज़ प्रॉस्पेक्टस। जो क्या है, तो कि वो एक इनविटेशन लेटर है, हम लाइक बोले तो वो इनविटेशन है। प्रॉस्पेक्टस देख के लोग क्या करते हैं, तो कि यहाँ पे जजमेंट लगाते हैं भाई कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, एक्चुअली कितने कितने डायरेक्टर्स उसमें एसोसिएटेड है, मेन जो गोल है कंपनी का, जो एथिक्स है, वो एज अ प्रॉस्पेक्टस को देख के पता चल जाएगा भाई साइज ऑफ द कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे जो प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि कंपनी को रिस्पॉन्स मिले जनरल पब्लिक को और मिनिमम सब्सक्रिप्शंस हो। आर यू गेटिंग? क्लियर हो रहा है? तो व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शंस? दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शंस रिफर्स टू द एप्लीकेशन मिलनी चाहिए फ्रॉम द जनरल पब्लिक, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए फॉर अ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स that a company must receive before going ahead with the allotment of the share. अगर रिस्पॉन्स मिला 90% एप्लीकेशन आई तो फिर मेरा थर्ड स्टेज आएगा अलॉटमेंट। पहले तो कि ऑथोराइज कैपिटल क्या है कंपनी की, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पर फिर सेकंड स्टेज है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। इट मीन्स जनरल पब्लिक का कितना रिस्पॉन्स मिला। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब दिया है कि एटलीस्ट 90% रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। Say for example, if company plan to issue 10,000 शेयर, कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए ऑफ ₹10 ईच, इट मीन्स एक शेयर की वैल्यू एटलीस्ट 10 रुपीज़ है और कंपनी ने 10,000 के शेयर मार्केट में इश्यू किए। सो देन इट मस्ट बी रिसीव द एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम 9,000 शेयर। सो 90% यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए फ्रॉम द मार्केट, इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, एंड देन फिर कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलॉटमेंट करेगी शेयर को। ठीक है, कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल इट मीन्स कंपनी की एक्चुअल नीड क्या है, ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एंड देन फिर सेकंड स्टेज आया कि भाई अब उसको मार्केट में से पैसा चाहिए, ऑनर्स फंड से इक्विटी शेयर इशू करेगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, इफ अ कंपनी प्लान टू इश्यू 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर की वैल्यू 10 है, इतना वो 10,000 शेयर इशू करेगा, उसको इतनी अमाउंट चाहिए कंपनी को, देन एटलीस्ट इट मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर मिनिमम 9,000 शेयर। 9,000 की एटलीस्ट उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, एंड देन फिर कंपनी क्या करेगी, देन ये 9,000 में से कंपनी सिलेक्ट करेगी जितनी एप्लीकेशन आई है, और फिर अपने अकॉर्डिंगली वो क्या करेगी, अलॉट करेगी, शेयर अलॉट करेगी, जितनी एप्लीकेशन आई है उसमें फिर अलॉटमेंट स्टेज आएगा। आर यू गेटिंग? क्लियर है? बट ये जो अलॉटमेंट या तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज है वो कौन से डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेगा, तो प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस को समझना जरूरी होता है कि ये प्रॉस्पेक्टस क्या है। तो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिससे जनरल पब्लिक एनकरेज या तो इंसिस्ट होती है कि भाई कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। प्रॉस्पेक्टस या तो उसको स्टेटमेंट ऑफ ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो आउटसाइडर के लिए है, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए है, सेम यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। अल्टीमेटली देखें तो एक ऐसा उसको सर्कुलर बोलते हैं, एक इन्विटेशंस है जनरल पब्लिक को,
जो इश्यू किया जाता है टू इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स। अब कंपनी ने इश्यू स्टार्ट किया है, कंपनी के शेयर इश्यू हुए हैं, कंपनी का गोल, विजन, मिशन क्या है वो जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो क्या कर रही है? वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है, एनकरेज हो रही है जनरल पब्लिक। प्रोस्पेक्टस को देख के फिर पता चलेगा भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हियर वी कैन से दैट प्रोस्पेक्टस एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि जनरल पब्लिक उस पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पे जो कोई मिसलीडिंग या तो माल प्रैक्टिसिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, इट मीन्स जो कंपनी का 4th स्टेज है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट उसको चाहिए। तो वो कब चाहेगा? क्योंकि उसको फाइलिंग करवाना चाहिए, फाइलिंग प्रोस्पेक्टस को भी फाइलिंग करवाना पड़ता है। आई यू गेटिंग? देन फिर कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये प्रोस्पेक्टस या तो उसको बोलो स्टेटमेंट ऑफ लियो सेम फाइल करवाना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार। एंड इन दिस जो डॉक्यूमेंट है, इट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोस्पेक्टस में, वो देख के इन्वेस्टर क्या करता है? तो कि इन्वेस्टर डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी और नॉट। Therefore, we can say that it is essential that this document provide all the significant information and must not contain any misleading statement। यहाँ पे कुछ फ्रॉड नहीं करना है। क्लियर है? तो जो 3rd स्टेज है हमारा सब्सक्रिप्शंस वाला, उसमें आपको पहले तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि किस हिसाब से कंपनी सब्सक्रिप्शंस करती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस किस हिसाब से करती है। फिर स्टेज आता है अलॉटमेंट, फिर उसके अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट करती है। अगर एप्लीकेशन आई, रिस्पॉन्स मिला, एटलीस्ट 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शंस होना चाहिए। मैंने एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस किया। एंड देन फिर अलॉटमेंट होना चाहिए। बट ये सब कौन से बेस पर होता है? ये सब कौन से बेस पर होता है? तो क्या प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको पता चला व्हाट इज द 3rd स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शंस, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। नाउ आपको पता है व्हाट इज सब्सक्रिप्शंस, व्हाट इज सब्सक्रिप्शंस, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, और व्हाट इज द लिमिट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। 90% ऑफ द साइज ऑफ द इश्यू। 10,000 कंपनी ने इश्यू किया है तो एटलीस्ट 9,000 का उसको मार्केट में से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। एंड देन फिर अलॉटमेंट आता है। तो अलॉटमेंट क्या है? तो कि व्हाट वुड बी द कंपनी डू विद द पर्सन टू होम नो शेयर इज अलॉटेड। अगर कंपनी ने अलॉट नहीं किया है देन फिर क्या करेगी कंपनी? तो कि कंपनी सारी जो एप्लीकेशंस मनी जो जनरल पब्लिक ने इसमें इन्वेस्ट की है वो रिटर्न कर देगी। क्लियर है? तो आफ्टर मिनिमम सब्सक्रिप्शंस कंपनी क्या करेगी? शेयर को अलॉट करेगी। आर यू गेटिंग? एकदम क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट और भी बाकी है, वो हम करेंगे। पहले यहाँ पे केस स्टडी देख लेते हैं हम। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस है, क्या है? The Trudra Limited issued a prospectus inviting a public to subscribe for its share. It came up with the public issue for rupees 20 crore of 20 lakh shares of worth rupees 100 each. Are you getting clear हो रहा है? यहाँ पे 20 लाख शेयर इश्यू किए, एक शेयर की वैल्यू क्या है? 100 ईच। 20 लाख मार्केट में शेयर इश्यू किए कंपनी ने, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। इसलिए यहाँ पे कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या हो गया? 20 करोड़। इट रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर 60 लैक्स। 20 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, 20 लैक्स की इश्यू हुए, और 20 लाख में से कंपनी को कितना रिस्पॉन्स मिला? कितनी जनरल पब्लिक की एप्लीकेशन आई? 16 लैक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शुड द कंपनी प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर? नेक्स्ट स्टेज पे कंपनी जा सकती है, अलॉटमेंट कर सकती है? नो, द कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर एटलीस्ट 18 लाख शेयर्स। यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? तो कि यहाँ पे कंपनी कर सकती है, द कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर एटलीस्ट 18 लैक्स, क्योंकि 90% का चाहिए, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। 90% एक लिमिट हो गई है कि 90% ऑफ द साइज ऑफ द इश्यू, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस की एक लिमिट है। तो यहाँ पे 16 लैक्स नहीं चलेगा, 18 लैक्स चाहिए। एंड देन द कंपनी इट कैन प्रोसीड विद द अलॉटमेंट। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शंस 90% of the total issue has not been received by the company, hence allotment cannot be made
एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इन दैट स्टेज क्या करेगी कंपनी, अगर मार्केट में से रिस्पॉन्स नहीं मिला, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, देन फिर व्हाट, तो कंपनी को जितनी ये 16 lakhs की एप्लीकेशन फ़ीस आई है, एप्लीकेशन मिली है, वो सारा फिर उसको रिटर्न करना है। तो फिर आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम ये तो कंपनी का नेक्स्ट क्या होगा, कंपनी इस हिसाब से अगर कंटिन्यू करेगी तो फिर कंपनी फंड कैसे राइज करेगी, कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पे और एक प्रोविज़न है, वो अंडर राइटर है। एक और प्रोविज़न है जिसको हम अंडर राइटर बोलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अंडर राइटर, तो अंडर राइटर क्या करता है, तो वो भी एक वन ऑफ दी यहाँ पे एक स्टेप है। अब अंडर राइटर क्या करेगा, देन अंडर राइटर का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज इफ कंपनी इज नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट and underwriter is also appointed by the company when it is not assured of the good public response, तो कंपनी अंडरराइटर को अपॉइंट कर लेगी। अंडरराइटर इन रिटर्न फॉर सम कमीशन अंडरटेक्स टू बाय शेयर्स। अब अंडरराइटर है वो हमारे कंपनी के सारे शेयर बाय कर लेगा, एंड देन फिर अगर मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर वो अपना कमीशन उसमें ऐड करके फिर मार्केट में शेयर इश्यू करेगा। आर यू गेटिंग, इसलिए कंपनी अंडरराइटर अपॉइंट करती है। इन केस इफ कंपनी इज नॉट अश्योर ऑफ द गुड पब्लिक रिस्पॉन्स, एट दैट टाइम वो अंडरराइटर को अपॉइंट कर लेती है, एंड देन बाय दिस वे वो कंपनी फर्दर प्रोसीड करती है टू बाय द शेयर इन केस ऑफ दे आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब बाय द कंपनी। अब यहाँ पे इन दैट केस अगर कंपनी को सिर्फ 16 lakhs मिले, 18 lakhs नहीं मिले, तो जो सेबी का क्राइटेरिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके नॉर्म्स, उसके कंट्रोलिंग में ये सारा स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है, तो फिर यहाँ पे वो अंडर राइटर को अपॉइंट करके रिमेनिंग जो शेयर्स है वो मार्केट में इश्यू करवाएगी। और जो अंडर राइटर है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, इट मीन्स इंटरमीडियरीज है सारे जो जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रही है, और जो कंपनी एंड जो जनरल पब्लिक, इट मीन्स जो इन्वेस्टर्स है छोटे छोटे, इनको लिंक करती है, वो है इंटरमीडियरीज। अब वो किसके हिसाब से वर्क कर रहा है, तो कि उसको मार्केट में से कमीशन मिल रहा है, जो मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, जो शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, उसमें जो कमीशन मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अंडर राइटर भी इम्पोर्टेंट पिलर्स है कहीं ना कहीं कंपनी की फर्दर स्टेज के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।